बिल्कुल लॉजिकल वे में प्रोसीड करेंगे, है ना। जो सेल के बारे में, डीएनए के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जो थोड़ा बहुत हमें पता है, तो वहां से हम गाड़ी को चालू करते हैं। वी ऑल नो कि सेल का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज योर न्यूक्लियस इज देयर, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो नूडल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं बेटा? क्रोमैटिन। क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है इट्स मेड ऑफ हिस्टोन्स एंड डीएनए विच इज ऑफ हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डीएनए जो है ये हमारे काम का है, हमारे मतलब का है। इस डीएनए के अंदर कोडिंग है ना। कोडिंग किस चीज से रिलेटेड है? पूरी कोडिंग है कि भाई जो फ्रॉम द टाइम मदर कंसीव, उसके बाद जो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, है ना, वो चीजें भी कोडेड है। प्लस हाउ पर्टिकुलर ऑर्गन विल वर्क, लीवर जो है वो बाइल जूस बनाएगा, तो वो सारी चीजें भी कोडेड है। आपने सुना है ना, हर एक का डीएनए अलग अलग होता है, तो बेसिकली लेकिन डीएनए में 99.9% जो है वो सेम डीएनए होता है हर ह्यूमन बींग्स का। 0.1% इज विच डिफर। तो वो जो 0.1% डिफर कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस डीएनए के अंदर पूरी कोडिंग किस चीज की है कि ह्यूमन बीइंग के जो फंक्शंस हैं कि दो आईज होंगी, आईज जो है वो अल्ट्रावायलेट नहीं देख पाएंगी, ईयर्स होंगे, है ना, ईयर्स के अंदर ऑसिकल्स होंगे, तो ईच एंड एवरी डिटेल इज देयर। तो हर ह्यूमन बीइंग की वो डिटेल तो सेम होने वाली है, ठीक है, बट फ्यू थिंग्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो उन डिफरेंट चीजों को हम यहाँ पर बात करेंगे, और वो डिफरेंट चीजें जो है कैसे ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है। ये अगेन वापस सेम चीज डिपिक्ट कर रहा है कि ह्यूमंस आर मेड ऑफ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ऊपर और नीचे ये जो डायग्राम है इसमें क्या चीज डिफरेंट है? हाँ जी बोलो। ऊपर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमेटिन दिखाए हैं, नीचे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखाए हैं। तो क्या होता क्या है, मतलब क्रोमेटिन होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं? सर क्रोमैटिन सर जब रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा होता है सर, सेल उस टाइम प्रेजेंट होते हैं, और जब सर डिवाइड करता है तो क्रोमैटिन जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं क्रोमोसोम। नहीं, तो बीच में आप एक छोटा सा स्टेप खा गए। क्रोमेटिन पहले कुछ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो क्रोमोसोम बनते हैं। कंबाइन होते हैं सर, हाँ जी, कंडेंस होता है। कंडेंस होते हैं नहीं, क्रोमेटिन पहले डैश करते हैं, फिर उसके बाद वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं। रेप्लिकेशन। एप्लीकेट करते हैं अपने आप को, है ना, डुप्लीकेट करते हैं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर इज। ये आपका डीएनए है, ठीक है। डीएनए में ये जो आपका क्रोमेटिन है, अगर आप थर्ड डायग्राम देखेंगे तो थर्ड डायग्राम में क्लियर होगा कि ये क्रोमेटिन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है। तो डुप्लीकेट में क्या है कि बेसिकली जैसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, ये जगह जगह से ऐसे करके ओपन हो जाता है। दिस गेट्स ओपनड अप, ठीक है, और ये आपका यहाँ से ओपन अप हो गया है, और यहाँ पर जो है फिर अनदर स्ट्रक्चर गेट्स अटैच, है ना, और ये अपने आप को इसने डुप्लीकेट कर लिया है। बेसिकली ए के साथ टी और सी के साथ जी जो है, बस यही आपस में कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और ये अपने आप को डुप्लीकेट करने के बाद, डुप्लीकेट कब करेगा? जब सेल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब सेल होगा उससे पहले वो अपने आप को क्रोमेटिन डुप्लीकेट कर रहा है। डुप्लीकेट करने के बाद वो फोल्ड करेगा अपने आप को, फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड करेगा, वो 3 बार फोल्ड करता है अपने आप को, है ना, इतना कंडेंस वो बन जाता है। तो ये जो हमारे पास क्रोमोसोम बने हैं, इसमें क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसने यहाँ से डुप्लीकेट करना शुरू किया था, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन खींच दूं तो व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी? ए और बी के बारे में क्या बोलेंगे आप? They both are symmetrical. दे बोथ आर सेम, एग्जैक्टली सेम कॉपी है, ठीक है। जब बस डिवीजन होगा तो ये वाला पार्ट जो है क्रोमेटिन एक तरफ चला जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो क्रोमोसोम में लेफ्ट और राइट हाफ जो है वो एक दूसरे की एग्जैक्ट ट्रू कॉपी होते हैं, ठीक है, जब क्रोमोसोम फॉर्म हो रहा है। तो क्रोमोसोम वर्ड ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि ये क्रोमेटिन जो है डिवीजन से पहले आपस में उलझे हुए होते हैं, और जब सेल को डिवाइड होना है उस टाइम में ये अपने आप को फोल्ड करते हैं, एंड देन दे फॉर्म क्रोमोसोम, एंड इट्स इजी टू काउंट एंड ऑब्जर्व देम। बट अदरवाइज क्रोमोसोम जो है वो डीएनए के बने हुए हैं, एंड डीएनए आर मेड अप ऑफ जीन्स। ठीक है जी, यहाँ तक?
अब जब मैं कह रहा हूँ डीएनए जीन से बने हुए हैं, तो इसका मतलब है डीएनए के अंदर जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो पार्ट्स जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं उसको हम जीन बोलते हैं। तो अगर डीएनए की एक लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ डिसाइड कर रही है कि हेयर का कलर क्या होगा, तो दिस इज अ जीन फॉर हेयर कलर, ठीक है। ये जो लेंथ है ये डिसाइड कर रही है आईज का कलर क्या होगा, तो दिस इज जीन्स फॉर आई कलर। दिस लेंथ इज डिसाइडिंग कि आप कितने टॉल होंगे, आपकी हाइट कितनी होगी, तो दिस इज जीन फॉर हाइट, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में समवेयर अराउंड ऑन एवरेज 20,000 जीन्स होते हैं, 20,000 डिफरेंट चीजों के मैसेज होते हैं। बट ये क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 23 पेयर्स। 23 पेयर। और ये 23 पेयर, ठीक है, मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, है ना, बट 10% स्टूडेंट्स को शायद पूरा कंप्लीट आइडिया नहीं होगा, इसलिए आई एम टेकिंग लिटिल बिट इन डिटेल। बेटा ये 23 पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 23 क्रोमोसोम आपको आपकी मदर से मिलेंगे एंड 23 क्रोमोसोम आपको आपके फादर से मिलेंगे, दैट्स मेक इट 23 पेयर। दोनों की इक्वल से है कि आप कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो आपकी मदर जो है वो 23 क्रोमोसोम, जो एग है, ओवा है, उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। फादर के स्पर्म में जो है 23 क्रोमोसोम होंगे, टुगेदर फॉर्म्स 23 पेयर, ठीक है। बट क्रोमोसोम नंबर 1 of mother, chromosome number 1 of father will be exactly same, controlling the same character। अगर हेयर का कलर क्रोमोसोम 1 में है मदर के, तो फादर के भी क्रोमोसोम 1 में होगा और एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर होगा, ठीक है। तो पहली बात तो हम यहाँ पर जो है क्रोमोसोम को अगर मैं हाफ पार्ट लेकर करूं तो देन इट विल बी मच बेटर, ठीक है। ये आपका ह्यूमन क्रोमोसोम है जो 23 पेयर में जो शो हुए हैं, डिपिक्ट हुए हैं। ये आपको आपकी मदर से मिला है, ये आपको फादर से मिला है। दिस इज फ्रॉम मदर, दिस इज फ्रॉम फादर, 23 पेयर्स, ईच इज गाइडिंग द सेम थिंग। दोनों एग्जैक्टली सेम चीज को गाइड करेंगे। क्रोमोसोम नंबर 2 अगर आप लेंगे तो क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो देखने में एग्जैक्टली सेम लगेंगे, प्लस उनके अंदर जो जीन्स की लोकेशन है, लेट्स से रिलेटेड टू आई कलर, तो वो लोकेशन भी एग्जैक्टली सेम जगह पर होगी क्रोमोसोम में, ठीक है। बट बिफोर वी प्रोसीड हेड, हमने यहाँ पे तो ये डिपिक्ट किया ही है कि ये जो पार्ट्स हैं, है ना, दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो जब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो इज इट ओके अगर हम सिर्फ हाफ लेंथ लेकर बात कर लें, ठीक है, क्योंकि डबल लेंथ में तो बात सेम आने वाली है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक जीन्स है आई कलर का, तो वो जीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम में मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, तो ये डबल जॉब हो जाएगा ना। तो मैं क्रोमोसोम को अभी एक्स स्ट्रक्चर की जगह एक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर के उसमें जो है हम यूज करने वाले हैं। इज इट ओके विद एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो यू विल फाइंड मैनी प्लेसेस जो क्रोमोसोम आपके एक्स शो कर रखे हैं, वो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में भी शो होते हैं, है ना, क्योंकि एक्स स्ट्रक्चर में वो डुप्लीकेट इमेज बन रही होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एक आपको आपके पेरेंट्स से, फादर से मिला है पैटर्नल साइड, और एक मैटरनल साइड मदर से मिला है, और दोनों एग्जैक्टली सेम मैसेज कैरी कर रहे होंगे, ठीक है, सेम लोकेशन पर, ठीक है। लेट्स कम टू दिस नाउ। यहां तक किसी को डाउट है? ओके। तो बेसिकली आई विल से ये जो है ये क्रोमेटिड है, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज फोल्डेड क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जो क्रोमेटिन है 23 आपको मदर से मिले हैं, 23 आपको फादर से मिले हैं, तो ये एक डीएनए की फोल्डेड स्ट्रैंड है, फोल्डेड डीएनए है ये एक तरीके से, ठीक है। इस फोल्डेड डीएनए में अगर मुझे यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर जीन मिला है, ठीक है, दैट जीन इज डिसाइडिंग द कलर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब मैं प्लांट पे चला गया हूं, तो दूसरी साइड पे भी एग्जैक्टली सेम लोकस पर, सेम पोजीशन पर मुझे जीन मिलेगा जो कलर ऑफ फ्लावर को डिसाइड कर रहा होगा, ठीक है।
ओनली थिंग इज एक जो है वो मदर की तरफ से है और एक फादर की तरफ से है, ठीक है। सो जो वर्ड जीन्स हम यूज करते हैं, तो जीन जो है वो एक पर्टिकुलर जीन एक करेक्टर को शो करता है, ठीक है। करेक्टर का मतलब हो गया दिस पर्टिकुलर जीन इज गाइडिंग द कलर ऑफ आईज, ठीक है। अब कलर ऑफ आईज कैन बी ब्लैक, इट कैन बी ब्राउन। तो ये जो ब्लैक और ब्राउन है, दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रेट्स, ठीक है। करेक्टर क्या है, देखो करेक्टर है हाइट, हाइट इज द करेक्टर। अब जीन्स के अंदर जो कोड है वो हाइट को गाइड कर रहा है, बट एक जीन्स बोल रहा होगा कि पर्सन शुड बी टॉल, और हो सकता है एक जो दूसरा जीन है मदर की साइड का वो बोल रहा है ही शुड बी ड्वार्फ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज करेक्टर, कि किस बारे में बात कर रहे हैं, उस करेक्टर से रिलेटेड जो डीएनए है, कोडिंग है, उसको हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो वैरायटीज हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है, उन ऑप्शंस को हम बोलते हैं ट्रेट। तो डिफरेंट टाइप और वैरायटी इन अ पर्टिकुलर जीन, दे आर कॉल्ड एज एलील। चेक करें यहां तक। सर ये एली क्या है? एलील्स हैं, आप बोलेंगे कि ओके देयर इज अ जीन्स की आपकी टंग रोल होगी या नहीं, वो वाला जीन कहां पर है, ठीक है ना। तो वो जीन जो है वो करेक्टर डिसाइड कर रहा है कि टंग रोलिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। एलील इज वेराइटी इन दैट जीन। तो जो टंग रोलिंग से रिलेटेड वेराइटीज हैं, वो दो वेराइटीज हो सकती हैं, कि भाई या तो टंग रोल होगी या टंग रोल नहीं होगी। तो वो जो दो वेराइटीज आ गई, उन वेराइटीज को हम एलील बोल रहे हैं। ओके सर। सर ट्रेट और एलील सेम है? दे आर एग्जैक्टली सेम, ओनली थिंग इज एलील जो है वो हम जीन्स के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रेट जो है वो हम करेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स से मैंने जीन्स का नाम दे दिया है ना, देयर इज अ जीन कॉल्ड समथिंग, है ना, पिनाका करके ऐसे कुछ ले लेते हैं ना, और देयर इज अ जीन कॉल्ड लेट्स से आइको करके एक जीन्स है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये आइको जीन कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा आप ऐसा करें, क्रोमोसोम नंबर 5 में ऊपर में आप स्टैंड में ढूंढें, तो आपने क्रोमोसोम नंबर 5 खोला, क्रोमोसोम नंबर 5 में ऊपर में आपको यहाँ पर ये जीन्स मिल गया। इस जीन्स का नाम क्या है, आइको। ये आइको जीन्स किस करेक्टर को डिफाइन कर रहा है, इट इज डिफाइनिंग कलर ऑफ आइज, ठीक है। अब जब आपको ये जीन्स मिल गया है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये जीन्स जो है ये इसकी वैरायटी कौन सी है। सो व्हेन आई एम आस्किंग अबाउट द वैरायटीज, आई एम आस्किंग अबाउट द एलील, कि भाई आप जब ये जीन्स आप ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि भाई सर ये जो कलर ऑफ आई है, मदर बोल रही है ग्रीन, फादर बोल रहा है रेड, तो आई विल से दिस जीन हैज गॉट two allele. Two allele means two varieties are there for these genes. And at the same time, I will say the person related to the character of eye color has got two traits are there. That is, he has option to have either an green color eye or a red color eye, ठीक है। टू एलील कौन से होंगे यहाँ पर, टू एलील होंगे आइको आर एंड आइको जी। तो जीन्स और एलील, दीज आर द वर्ड्स यूज्ड रिलेटेड टू क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए का जो पार्ट है जीन, ठीक है, उस कोडिंग को हम जीन बोल रहे हैं। वो जिसको गाइड कर रहा है उसको करेक्टर बोल रहे हैं। जीन के अंदर मतलब आई कलर के से रिलेटेड आपके पास जो वेराइटीज हैं, तो वी आर कॉलिंग इट एलील।
और यहाँ पर जो वैरायटी का जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम ट्रेट बोल रहे हैं। ठीक है जी। यस सर। जीन इज डिसाइडिंग मेनली इसकी किस करेक्टर को डिफाइन कर रहा है एंड एलील इज डिसाइडिंग कि उस करेक्टर में जो वैरायटीज हैं, ट्रेट्स हैं। सर हाँ जी। सर वो जो पहले डायग्राम था उस स्लाइड पे, उस पे लोकस करके कुछ मार्क करा हुआ था, वो क्या है? लोकस इज पोजीशन ऑफ द जीन्स। जीन की या एलील की जो पोजीशन है उसको लोकस बोलते हैं। ओके सर। सर मुझे ट्रेट समझ नहीं आया। ओके बेटा, आपने किसी के क्रोमोसोम को ढूंढा, ठीक है, और लिया, और फिर आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया कि भाई आपने अच्छा ये क्रोमोसोम नंबर 7 दिया है, इसमें ये जो ऊपर की तरफ है ना, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज अ जीन फॉर दिस इज जीन फॉर हेयर कलर। ठीक है, इस जीन का जो नंबर है लेट्स से 127BA ऐसे करके इस जीन का नंबर है। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो जीन आपने मार्क किया है, सेग्रीगेट किया है, ये जीन जो है ये किस चीज से रिलेटेड जीन है ना। आप मेरे पास लिख के आए कि सर ये वाला जीन जो है ये मैंने मार्क किया है, तो मैं पूछ रहा हूँ ये किस चीज को गाइड कर रहा है ये जीन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये हेयर कलर को गाइड कर रहा है, हेयर कलर। ठीक है, इसको हटा दें। सर तो ये हेयर कलर क्या हुआ आप सभी बताएं, एक बार, एक मिनट रुक जाए बेटा। हेयर कलर इज करेक्ट। करेक्टर। ठीक है, ये जीन्स का करेक्टर है। अब इस जीन्स में, ठीक है, देयर विल बी सम वेराइटीज विल बी देयर। ठीक है, हर एक के अंदर जो है 99.999% जीन सेम होगा, थोड़ा सा उसमें अंदर में डिफरेंसेस होंगे। तो जिसकी भी बॉडी में ये जीन्स हैं वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर 7th नंबर के क्रोमोसोम में इस पर्टिकुलर लोकस पर सारे जीन्स हेयर कलर को डिसाइड कर रहे हैं। बट क्या सारे जीन्स सेम हेयर कलर बोल रहे हैं? नहीं, दे आर गिविंग द वेराइटीज। सो वी विल से दैट एक पर्टिकुलर जीन के, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 एलील होते हैं। 2 एलील का मतलब है वो 2 वेराइटीज मिलेंगी इस जीन्स में। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जीन्स है इसका नंबर हो जाएगा 127BAG। ये जीन है, इसका नंबर हो जाएगा 127BAB। तो दीज आर कॉल्ड एज एलील और वेराइटी ऑफ अ जीन। ये जो वेराइटीज यहां पर मिल रही हैं, इन वेराइटीज को यहां पर हम बोलते हैं ट्रेट्स। कि हेयर कलर के अंदर क्या वेराइटीज हैं, यू विल से कि सर ये ग्रीन भी हो सकता है और ये ब्लैक भी हो सकता है, एंड दीज आर कॉल्ड एज ट्रेट्स। ठीक है, तो जैसे सर एलील और ट्रेट में डिफरेंट क्या है? बेटा, डिफरेंस क्या है? एलील जो है वो कोड है जो रिजल्ट के तौर पर ट्रेट्स दे रहा है आपको। जो रिजल्ट आ रहा है सर वो एलील ट्रेट जो है है। वो जीन के लिए एक टर्म है। एलील जो है वो जीन के लिए ही टर्म है, क्योंकि हमारे पास 3 4 5 वैरायटी ऑफ जीन्स आ जाते हैं तो वी कॉल देम एज एलील्स। ठीक है, आप एलील की जगह अगर बोल दें सर देयर आर 2 वैरायटी ऑफ जीन्स, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर कट जाएंगे। बट लैंग्वेज के फॉर्म में और कम्युनिकेशन के फॉर्म में देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज। ठीक है, एलील जो है वो ट्रेट डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यार आपके न्यूक्लियस के अंदर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी रेड आईज होंगी। तो ये जो चीज डिसाइड कर रही है इसको मैं एलील बोल रहा हूं, और ये जो आउटपुट आ रहा है इसको मैं ट्रेट बोल रहा हूं। समझ गए सर भाई? आपने जो है
कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और प्रोग्राम जो है वो आप कोई एडिशन करेंगे, मतलब कोई ऑपरेशन करेंगे। देखो एक चीज फिर से आ जाओ, ठीक है, आपने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रही है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो है दो वे वाली है, ठीक है, और ये दो वे जो प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्रामिंग को आपने नाम दिया है ABC, और एक प्रोग्रामिंग को नाम दिया आपने XYZ, ठीक है। और यहाँ पर ABC वाला जो प्रोग्राम जब आप रन कर रहे हैं तो वो सम कर रहा है, XYZ आप जब रन कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है। कंप्यूटर में जो आपने प्रोग्राम लिखे हैं, दिस प्रोग्रामिंग, ठीक है, इस दिस इज व्हाट इज जीन्स इज देयर, है ना। और ये प्रोग्रामिंग जिस चीज को जो आउटपुट दे रही है, ठीक है, दीज आर द वेराइटीज आर देयर, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, बट ये सम का करेगा, और ये प्रोग्राम जो है ये मल्टीप्लिकेशन का करेगा। इनको तो मैं मतलब क्या बोलूंगा, ABC क्या और मैं इसको सम बोल XYZ दूं? एलील है। एक सेकेंड, क्या मैं इनको सम बोल दूं? नहीं बोल सकता ना। मैं इनको क्या बोलूंगा? मैं इनको बोलूंगा सब प्रोग्राम, कुछ ऐसे ही तो नाम दूंगा, ठीक है। और इनको क्या नाम दूंगा? मैं इनको नाम दूंगा आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आपका ये जीन्स था, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एलील्स, एंड ये आपका जो है करेक्टरिस्टिक्स है, एंड दीज आर कॉल्ड एज ट्रेट्स। हाँ जी, अब बोले आप। नहीं सर, मैं यही पूछ रहा था बस कि वो ABC और XYZ एलील हो जाएंगे। हाँ, वो एलील हो जाएंगे आपके। मतलब कि जीन सब में होते हैं पर उनके अलग अलग एलील्स होते हैं। हाँ जी, देखो अब जैसे फ्लावर का कलर है, ठीक है, आपको करना है? भाई एक चीज समझे प्लीज, है ना। फ्लावर कलर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप बहुत बड़े जो है रिसर्च प्रोग्राम में है, ठीक है, यू हैव गॉट ऑल इक्विपमेंट एक्सेस इज देयर, तो फ्लावर कलर जो है वो आपको पता करना है विद द हेल्प ऑफ जीन्स, आपको जीन्स की हेल्प से पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे आप वो क्रोमोसोम ढूंढेंगे जिसके अंदर फ्लावर कलर का जीन्स होगा, ढूंढेंगे या नहीं? ठीक है, आपने ये क्रोमोसोम ढूंढ लिया, क्रोमोसोम नंबर 7 था, और यहां पर ये आपको वो फ्लावर कलर का जीन्स मिल गया। बट अब इस जीन्स को आप स्टडी करेंगे ना, क्योंकि इस जीन्स में वैरायटीज होंगी, तभी तो फ्लावर्स के कलर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप ये चेक करेंगे कि ये कौन सा एलील है, उस पर्टिकुलर जीन्स का कौन सा एलील है। ये एलील ही तो बताएगा कि कौन सा कलर आएगा। तो ये जीन किस चीज से रिलेटेड था? कलर से रिलेटेड, कलर ऑफ फ्लावर, तो ये करेक्टर हो गया। और उसके बाद ये कौन सा कलर बता रहा है, रेड कलर, तो ये ट्रेट हो गया। ओके, यस सर। सर ये नोट करना है? नहीं, समझ में आया सभी को? भाई डाउट है तो है, आप 2 बार 3 बार 4 बार पूछें। क्लास 6 बजे की जगह 6:30 खत्म हो जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर हाँ जी, सर हम श्योरिटी के साथ कलर प्रिडिक्ट कर सकते हैं जीन्स को देख के? बिल्कुल 100%। सर सर पता कैसे चलेगा कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है? कौन सा ट्रेट ये डोमिनेंट है? मतलब देखो, अगर मुझे एक पर्सन का जीन्स मिल जाता है, ठीक है, लेट्स से उसका थोड़ा सा सलाइवा कहीं पे था, है ना, कप पर लगा हुआ था, वहां से मैंने जीन्स ले लिया, ठीक है। स्टडिंग दैट जीन्स, the scientist can make out what will be the color of his hair, what will be color of his eyes,
सर सर जीन्स सर और हैंड में पूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी ना होगी, मतलब पूरी दोबारा बोलो शाश्वत। तो मतलब उस मतलब वो जो डीएनए हम सलाइवा का ले रहे हैं उसमें पूरा बॉडी का डीएनए का इंफॉर्मेशन थोड़ी ना होगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो सेल कौन से बॉडी पार्ट का है, दे हैव गॉट एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियस विद एग्जैक्टली सेम डीएनए सेट। ठीक है, ओनली थिंग इज कुछ पर्टिकुलर जीन्स जो है वो एक्टिव होते हैं सेल के, जो कि आपका गाइड कर रहे हैं सेल को कि आपको क्या प्रोटीन बनाना है, ठीक है, या फिर क्या बाय प्रोडक्ट बनाना है। तो आप जो है लीवर के सेल में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लीवर के सेल्स जो हैं वो हेयर ग्रोथ वाले प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, नहीं। लीवर के सेल के अंदर भी हेयर का क्या कलर होगा वो सारी इंफॉर्मेशन है, बट एक्टिव जो है सिर्फ उतना सा आरएनए है जहां से वो मैसेज दे रहा है कि प्रोड्यूस बाइल जूस, बस। सारे क्रोमोसोम एक्टिव नहीं है, एक क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर जीन जो है वो एक्टिव होगा, बट हर सेल के पास पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन है। ओके सर, गॉट। हाँ जी, यानी सर अगर पेरेंट साइड से रेड कलर आया आई के लिए और मदर साइड से लेट्स से ब्लैक आया तो कौन सा कलर बनेगा चाइल्ड में? हाँ जी, तो बेटा ये जो है पूरी लिस्ट है अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। दोनों कलर का मिक्सचर नहीं बनता है, ऐसा नहीं है एक से रेड आया एक से ब्लैक आया और बच्चे का आईज का कलर ब्राउन बन गया मिक्स होकर, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो यही हम बात करेंगे कि जहां पर दो एलील तो हैं, बट उनमें से एक रिसेसिव होगा और एक डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो वो आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज इट्स अ लिस्ट ऑफ 1000 ट्रेट्स आर देयर, जिसमें साइंटिस्ट हैव मेड आउट कि ये रिसेसिव होता है और ये डोमिनेंट होता है। सर हाँ जी, जीन्स और कैरेक्टर सेम होंगे और एलील और ट्रेट्स अलग अलग होंगे। दोबारा बोलो। जीन्स और कैरेक्टर्स सेम होंगे और उसके जो ट्रेट्स और एलील्स हैं फिर वो अलग होंगे। हाँ, जीन जो है वो क्या डिसाइड करता है, जीन जो है आपकी बॉडी के किसी एक करेक्टर को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जीन जो है वो डिसाइड कर रहा है कि आपका थंब जो है वो बेंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो करेक्टर डिसाइड कर रहा है। नाउ इट डिपेंड्स कि वो जीन की वैरायटी क्या है। उस जीन की वैरायटी नंबर 1 है तो आपका थंब बेंड होगा, वैरायटी नंबर 2 है तो थंब बेंड नहीं होगा। ये जो वैरायटी 1 और वैरायटी 2 है, तो वर्ड वैरायटी यूज ना करके हम वर्ड एलील यूज कर रहे हैं। और जो थंब बेंड हो रहा है, थंब बेंड नहीं हो रहा है, तो ये दो हमारे पास ऑप्शंस जो आ गई हैं, इसको हम ट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, सिंपल है ना, देयर इज अ जीन, एक जीन है जो डिसाइड कर रहा है कि आपके हैंड्स में जो है कितनी फिंगर होंगी, ठीक है। तो वो जीन जो है उसका करेक्टर क्या है, दैट जीन करेक्टर इज हाउ मेनी फिंगर्स इन द हैंड। अब वेराइटीज क्या है बताओ। सिर्फ एक सर ही वैरायटी हो गई ना 5 की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलील है, देयर इज ओनली वन एलील, ठीक है, ये कोई सर वैरायटी फिक्स भी नहीं तो है। हो सकती है। हाँ जी, तो कुछ लोगों के फिंगर्स में हैंड में 6 फिंगर्स भी तो होती है, यस सर। हाँ, वो जैसे म्यूटेशन हम वाला दो केस है बेटा, ठीक है। तो वो म्यूटेशन हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं इन जनरल, ठीक है। तो कुछ के में कुछ जो है आपका जीन्स जो है वो म्यूटेट हो जाते हैं, तो उसमें 6 फिंगर बन रही हैं, कुछ के 7 भी बन जाती हैं, तो वो उनको फिर एलील नहीं बोलेंगे ना भाई। नॉर्मल जो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, मान लो आप कूलर खरीद रहे हो, तो कूलर करेक्टर हो गया। अब वो कूलर आपको जो है रेड कलर का लेना है या फिर ब्लैक कलर का लेना है, वो आपके ट्रेड्स हो गए, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी है, एक कंपनी जो है सिर्फ बना ही रेड कलर का कूलर रही है, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक ही ट्रेट है,
ठीक है, लेकिन अब उसको आते आते जो किसी ने स्केच मार्क कर दिया उसके ऊपर, कोई और कलर कर दिए, दैट डजंट बिकम अ सेकंड ट्रेट। अंडरस्टूड? सर हाँ जी, सर अगर दो लोगों के हमने क्रोमोसोम्स लिए तो उन दोनों के अंदर जैसे हेयर कलर का जीन है वो दोनों सेम जगह पे होंगे, बिल्कुल या फिर सेम सिर्फ जगह पर सेम होंगे। लोगों के, या फिर सिर्फ एक इंसान के वो नहीं, सेम। क्रोमोसोम होंगे उसमें? ठीक है, अ पर्टिकुलर जीन विच इज डिसाइडिंग, ठीक है, वेदर विच इज डिसाइडिंग लेट्स से योर आई कलर, तो वो जो आई कलर का जो जीन है वो पूरे पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में सेम क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्रोमोसोम का पेयर है सेम नंबर वाले क्रोमोसोम पेयर पे होगा, प्लस सेम लोकेशन पर होगा, लोकस भी सेम होगा। ओके सर। एनी अदर डाउट? सर इन जीन्स का साइज भी सेम होगा, जैसे दोनों अलग बिल्कुल, अलग पे। जीन की लेंथ भी सेम होगी, ठीक है। जीन्स की जो, अगर आप कलर की बात कर रहे हैं, कलर अलग अलग आ गया है, ठीक है, तो वहां पर लेंथ हल्का सा वेरी कर सकती है, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हल्का सा वेरी करेगा। 99.9% जो है वो आपका जीन का कॉम्बिनेशन सेम होगा। वेरी स्मॉल वेरिएशन विल बी देयर बिकॉज ऑफ विच द वेराइटी इज अराइजिंग। वो वेरिएशन लेंथ में भी हो सकती है हल्की सी, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है। एनी अदर डाउट? ठीक है, तो अगर आप मुझसे बात करेंगे, मतलब ग्रोथ है ना, ग्रोथ इज अ करेक्टर। इसका जीन कहाँ मिलेगा? इसका जीन मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 3 में, लेट्स से नीचे की तरफ, है ना। अब ये देख रहे हैं आप, मतलब अगर ये जीन अलग अलग हैं तो आई विल से देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ जीन्स आर देयर फॉर ग्रोथ। तो 2 वेराइटीज की जगह पर आई विल से देयर आर 2 एलील्स आर देयर, ठीक है। और ये एलील जिस चीज को बता रहे हैं कि ग्रोथ से रिलेटेड, एक बोल रहा है कि टॉल होना चाहिए, एक बोल रहा है कि ड्वार्फ होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड एज ट्रेट्स, ये ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और एक पर्सन के अंदर अगर टॉल और ड्वार्फ वाले एलील हैं तो ड्वार्फ जो है वो डोमिनेंट होता है, टॉल जो है वो रिसेसिव होता है, तो पर्सन विल बिकम ड्वार्फ, ठीक है। तो अगर एक ड्वार्फ फैमिली है तो उसमें इसलिए मोस्टली जो है किड्स जो है वो मोस्टली ड्वार्फ होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे किड्स ड्वार्फ होंगे, तो ये देखेंगे हम कि हाउ इट्स डिसाइडेड कि किड ड्वार्फ होगा या नहीं। वो रेशियोज होती है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? फिर से सर वो रेशियोज डिसाइड करेंगे लाइक कि डॉर्फ होगा, टॉल होगा शायद। हाँ, विल सी है ना, वो आपका होमोलोगस है, सॉरी हेट्रो जाइगोट है, कैसा है ना, उसके बेस पे डिसाइड होगा। तो देखेंगे, अभी आगे देखते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। यस सर। चलें जी, यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लें, करेक्टर, ठीक है। करेक्टर से पहले जीन्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। तो जीन इज बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इन लेमन टर्म वी कैन से इट इज पार्ट ऑफ डीएनए। सर जो और बर्थ मार्क होता है वो जीन का पार्ट होता है? नहीं, ठीक है। देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स जो हेरिटेबल होते हैं, क्योंकि वो जीन्स डिसाइड करते हैं, तो वो हेरिटेबल है, मतलब वो ऑफस्प्रिंग में उसका मैसेज पास होगा। और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हेरिटेबल नहीं होते हैं ना, वो एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जो बर्थ मार्क है वो हेरिटेबल कैरेक्टर नहीं है,
ठीक है, वो बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन इट अराइजेस, बट उसकी इंफॉर्मेशन जीन्स में लोडेड नहीं होती है। तो जीन्स इज पार्ट ऑफ डीएनए which holds code for code of a सर डीएनए जीन का पार्ट होता है ना? नहीं, बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप डीएनए को देखेंगे, ठीक है, अनबिलीवेबली, देखो जो आपका टिप है ना, नीडल की टिप, उसके ऊपर 100 सेल आ सकते हैं। उन सेल के अंदर एक छोटी सी यूनिट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए की लेंथ जो है इज वेरी वेरी बिग, मतलब ये डीएनए अगर हम एटम को, सेल को जो है एक फुटबॉल का साइज बना देंगे, तो ये डीएनए जो है ये इट विल रन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, है ना, इतना बड़ा डीएनए है, मतलब टोटल लेंथ। ये जो टोटल डीएनए है इट इज डिवाइडेड इनटू 23 क्रोमोसोम, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स में ये डिवाइडेड है। ईच क्रोमोसोम कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ 20,000 डिफरेंट प्रोग्राम्स कोडिंग, है ना, 20,000 कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहा है। 20,000 कैरेक्टर्स में कैसे कैरी कर रहा है? इन टर्म्स ऑफ जीन्स। तो इसमें से कोई एक पार्ट जो है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज जीन्स। तो यू कैन से हियर 20,000 जीन्स टुगेदर फॉर्म वन डीएनए स्ट्रैंड और वन क्रोमेटीन, और फिर ऐसे हमारे पास 23 क्रोमेटीन है। तो जीन्स जो है समवेयर अराउंड 20,000 इंटू 23, ये रफ फिगर मैं दे रहा हूँ, इतने जीन्स हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। फिर से कोई डाउट? सर फिर से बता दो। एक बार डेफिनेशन दिखाना। यस सर। फिर से बता देता हूँ, हमारे पास 23 क्रोमेटीन है, ठीक है। इसमें से किसी एक क्रोमेटीन को जब आप खोलेंगे तो ये आपके पास लेंथ मिलेगी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज डीएनए, ठीक है। इस डीएनए में ये पहला जो स्ट्रिंग लेंगे आप, पार्ट लेंगे, है ना, दिस इज टेलिंग हाइट, ये हाइट को गाइड कर रहा है। फिर ये वाला जो पार्ट लिया, ये गाइड कर रहा है कि लीवर जो है वो क्या बनाएगा, ठीक है। फिर आपने एक और पार्ट लिया, ये लंबा सा पार्ट था, ठीक है। तो ये डिसाइड कर रहा है कि आपका लंग्स के अंदर कितने एल्वियोलाई बनेंगे, ठीक है। फिर एक और ये पार्ट है, दिस पार्ट इज डिसाइडिंग कलर ऑफ हेयर, ठीक है। दिस ईच पार्ट इज कॉल्ड एज जीन्स। और एक डीएनए में, मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर, यू कैन से देयर आर अराउंड 20,000 जीन्स आर देयर। सर बट ये 20,000 जीन्स में से सर एक ही जीन जो डिसाइड करेगा कि एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। हाँ जी, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो सर। सर सर एक बार डेफिनेशन दिखा दो फिर से। हाँ जी, यस, तो वो ये जीन्स हर सेल में सेम होगा ना? दोबारा बोलो। सर ये हर एक सेल में सेम होगा ना? हाँ, हर सेल में एग्जैक्ट सेम कॉपी होती है, सिर्फ गैमीट्स को छोड़कर, है ना, जो स्पर्म सेल या ओवा है उनको छोड़कर हर सेल में, चाहे वो आपका हेयर हो या सलाइवा हो, कहीं से भी सेल जो लिया है उसके अंदर सेम डीएनए होगा, अच्छा सेम इंफॉर्मेशन होगी कि हर पार्ट कैसे फॉर्म होगा। सेम इंफॉर्मेशन, एंड दैट्स सर व्हाट मेक्स न्यूरॉन के इट। न्यूक्लियस में भी और नेफ्रॉन के न्यूक्लियस में भी सेम इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ जी, देखो ये मिस्ट्री इसलिए ज्यादा बड़ी दिखती है ना, हम लोग अगर किसी चीज को डुप्लीकेट करना शुरू करें, कहीं ना कहीं तो एरर आना शुरू हो जाता है।
और ये ह्यूमन बीइंग की कहानी स्टार्ट हो रही है एक सेल से। वो एक सेल जो है वो कितनी बार डुप्लीकेट कर रहा है, बट हर बार एग्जैक्टली सेम कॉपी बन रही है। और किसकी कॉपी बन रही है? डीएनए की, जो अपने आप में इट्स अ बिग मासिव लेंथ इज देयर। 2 फीट की लेंथ होती है डीएनए की, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखो तो इट्स अ बिग लेंथ। उसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी कर रहा है वो 100 ट्रिलियन टाइम। ठीक है, कहीं पर कॉपी करने में अगर वैरायटी आ जाती है तो वो जो सेल हैं वो कैंसरस सेल होते हैं, ट्यूमरस सेल होते हैं। ठीक है, तो मतलब इन बिल्ड कैंसर ऐसे ही होता है, वेरिएशन ऑन इन कॉपी। हाँ जी, अगर डीएनए की कॉपी गलत हो जाती है और जो कॉपी हुआ है कई बार वो बिनाइन होता है। बिनाइन मतलब कि वो हार्मफुल नहीं है, बट कई बार वो हैजार्डस होता है। सर जो एक्सरे जो गामा रेस में ऐसे म्यूटेशंस होती है तो वो डीएनए को कैसे ऑल्टर करते हैं? बेटा जो म्यूटेशंस होती हैं आपका जो न्यूक्लियस के अंदर दे आर एबल टू पेनिट्रेट, और यहाँ पर ये क्रोमेटीन है, तो ये क्रोमेटीन को यहाँ पर हिट करके इसको ब्रेक कर देती हैं। तो ब्रेक करने से जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज स्ट्रक्चर जब रिपेयर करता है तो वो सेम कॉम्बिनेशन में रिपेयर नहीं कर रहा अपने आप को। ओके सर। करेक्टर पे आ जाते हैं ना। करेक्टर इज हेरिटेबल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर। ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर का क्या मतलब हुआ भाई? स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब है कि लेट्स से आपका अगर कलर की बात की जाए तो कलर ही स्ट्रक्चरल फीचर है ना, हेयर कलर। या फिर जो सीड है उसकी शेप, दैट स्ट्रक्चरल फीचर। ठीक है ना। या फिर पर्सन की जो हाइट है, हाइट इज स्ट्रक्चरल फीचर। ठीक तो है, मतलब लुक्स पे। हाँ जी। और ये फीचर जो है ये ऑफस्प्रिंग को कैरी हो सकते हैं। अब एक बंदा जो है जाकर अपना कान कटवा ले, कान में छेद कर ले, तो वो स्ट्रक्चरल फीचर हो गया, कान के अंदर छेद है। बट क्या बेबीज जो है वो कान में छेद के साथ पैदा होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हेरिटेबल फीचर नहीं है। हेरिटेबल मीन जो जीन्स डिसाइड कर रहा है एंड विच कैन कैरी इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है सर फिर जेनेटिक डिजीज कैसे जाते हैं ऑफस्प्रिंग में? बेटा, ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक डिजीज का मतलब है जो जीन्स है वो गलत इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। ठीक है, सॉरी। तो बेसिकली जैसे डाउन सिंड्रोम है ना, दैट्स अ जेनेटिक डिजीज इज देयर। तो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड लेट्स से जो आपका क्रोमोसोम है वो ब्रेन की फंक्शनिंग को भी डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्रोमोसोम है। तो अगर मतलब यूजुअली दोनों एलील्स जो है सेम होते हैं, अगर सेम है तो बेबी जो है वो आपका हेल्दी होगा। बट अगर यहाँ पर ये एक एलील जो है डिफेक्टिव है, तो जो आपका हेल्दी एलील होता है वो डोमिनेंट है, तो अभी भी बेबी हेल्दी होगा। ठीक है, तो अब ये बेबी जो है ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होकर ये फादर बना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक अनहेल्दी ब्रेन का एलील है और एक हेल्दी ब्रेन का एलील है, मानते हैं? अब ये जो फादर बनेगा तो ये फादर बन के 2 स्पर्म बनाएगा। एक स्पर्म ये अनहेल्दी वाले को कैरी कर रहा है, जो मैसेज दे रहा है कि ब्रेन अनहेल्दी बनेगा। तो ऐसी अगर मदर, उसके ओवा में भी मदर हेल्दी है, ब्रेन से साउंड है, बट उसके ओवा में मतलब अनहेल्दी एलील हो गया। ठीक है,
तो अब जो बेबी जो बन रहा है, बेबी इज हैविंग अनहेल्दी स्पर्म, अनहेल्दी ओवा, मतलब दोनों ही क्रोमोसोम में अनहेल्दी एलील्स हैं, तो दिस बेबी विल बी सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसीज। ठीक है ना? ओके सर। अगर फादर को है कि जेनेटिक डिसीज होना चाहिए, एक अलील बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है नहीं होना चाहिए। ऐसी मदर का है, एक अलील बोल रहा है नहीं होना चाहिए और एक बोल रहा है होना चाहिए। नाउ कम्स द क्वेश्चन, फादर इज हेल्दी बिकॉज जो करेक्ट अलील है वो डोमिनेंट है, मदर इज ऑल्सो हेल्दी, बट द बेबी कैन हैव डबल एक्स। ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ मैरिजेस में एंड मतलब मैनी हॉस्पिटल्स आर ऑफरिंग दिस, दे आर सेइंग कि आप अपनी जन्म कुंडली मैच करते हो, उसके जगह पर आप जो है अपना जीनोम मैच कराओ, है ना, जो जेनेटिक कोडिंग्स है उनको मैच कराओ। बट क्या ये एक्चुअली जरूरी है जीनोम जेनेटिक कोडिंग मैच कराना? नहीं, है ना, क्योंकि ओवर द पीरियड इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी हैव हर्ड वेरी वेरी फ्यू केसेस कि जहां पर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बेबीज में हुआ है। तो लाइफ में उतना अनएक्सपेक्टेंसी इज ओके, मतलब बिल्कुल शॉर्टी के साथ चीजें सारी करने में वो फन भी चला जाता है। एनीवे, बट पीपल आर डूइंग दिस। ठीक है जी। फंक्शनल फीचर का एग्जांपल दें, जैसे थंब बेंडिंग, और क्या एग्जांपल होगा? टंग रोलिंग। ठीक है? कुछ जो है वो टंग रोल कर सकते हैं, कुछ टंग रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जो रोलिंग ऑफ टंग है वो आपका डोमिनेंट होता है। ठीक है जी। प्लस यहाँ पर एक हैंड क्लैस्पिंग। अब आप जैसे जब प्रेयर करते हैं ना, तो प्रेयर करने में हाथ जो एक तो जोड़ते हैं और एक फिंगर्स को क्रॉस करते हैं। सभी अपनी फिंगर्स को क्रॉस करें। अब जब फिंगर्स को क्रॉस कर रहे हैं, थंब जो है एक के ऊपर एक आएगा। ठीक है? कौन सा थंब ऊपर है? ठीक है? तो मैंने फिंगर्स क्रॉस किए, मेरा लेफ्ट थंब ऊपर है, कईयों का हो सकता है राइट ऊपर हो, बट दिस इज अ हेरिडिटी फीचर। आप अपना हैंड जब भी क्रॉस करेंगे, तो मैं जब भी क्रॉस करूंगा मेरा लेफ्ट थंब अपने आप ऊपर आएगा। अगर मैं राइट थंब ऊपर करके क्रॉस करना चाहूं तो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। करके देखें सभी। यस सर। यस सर, मेरा भी लेफ्ट थंब ऊपर आ रहा है। है ना? अब यहाँ पर जो लेफ्ट थंब है वो डोमिनेंट होता है, राइट थंब इज रिसेसिव। तो देयर इज अ फेयर चांस, नॉट 100%, देयर इज अ फेयर चांस कि आपकी मदर या फादर, उनको आप जब हैंड क्रॉस करने के लिए बोलेंगे तो उनमें से किसी एक का जो है लेफ्ट थंब ऊपर आएगा। ओके? ठीक है? दिस इज हिचहाइकर्स थंब। ठीक है? और बेंडिंग ऑफ थंब, तो जिनका बेंड होता है उनका काफी बेंड हो सकता है, और जिनका नहीं होता दे कांट हेल्प इट आउट। ट्रेट, तो ये जो पर्टिकुलर करेक्टर है, इन करेक्टर्स में जो हमारे पास वैरायटीज मिल रही हैं, ठीक है, उनको हम ट्रेट बोलते हैं। तो बेंडिंग ऑफ थंब इज अ करेक्टर, थंब इज बेंडिंग, थंब इज नॉट बेंडिंग, दोज आर द ट्रेट्स। ठीक है? करेक्टर क्या है हमारे पास? करेक्टर है शेप ऑफ सीड, ये करेक्टर है शेप ऑफ सीड। और ट्रेट्स क्या है? इट कैन बी राउंड, इट कैन बी रिंकल्ड। ठीक है? अगर यहाँ पर कुछ स्क्वेयर सीड होता तो 3 ट्रेट हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है? कलर ऑफ सीड, ये हमारा करेक्टर है। ठीक है? तो ये करेक्टर के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर जीन होगा। ठीक है? अब इस करेक्टर में जो वेराइटीज हैं कि सीड कैन बी येलो, सीड कैन बी ग्रीन, these are the traits. So these are the varieties in the gene. So this gene has got 2 alleles. One allele says yellow seed, second allele says green seed. हाँ जी, समझ में आ रहा है?
यस यस ठीक है। अब इनमें से जो है एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, ठीक है। अगर ये आपका एक क्रोमोसोम मिला मदर का, ये फादर का, ठीक है। एक बोल रहा है कि जो सीड है वो राउंड होना चाहिए, और दूसरा जो सीड की शेप को डिसाइड करेगा वो भी एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर होगा, ठीक है। तो जीन इज एट द सेम लोकेशन, है ना। दिस एलील इज सेइंग राउंड सीड and this allele is saying wrinkled seed. अब बच्चा तो हो गया ना सुपर कंफ्यूज। जो बेबी ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है वो कहेगा क्या पंगेबाजी है ना, दोनों पता नहीं क्यों एग्री नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो किसको फॉलो करेगा? तो इनमें से कोई एक डोमिनेंट होगा तो बेबी उस डोमिनेंट को फॉलो करेगा। डन डन। सर हमेशा डोमिनेंट को ही फॉलो किया जाता है, फिर रिसेसिव को भी कभी कर सकते हैं, मतलब हो जाता है। ओके ये आप बेटा 11th में जाकर पढ़ेंगे कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। 99.9% केसेस में डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। कुछ केसेस में क्या होते हैं को डोमिनेंट, कि दोनों ही डोमिनेंट है, और कुछ केसेस में क्या होते हैं कि दोनों बेंडिंग होते हैं। बेंडिंग इन अ सेंस कि आपने पिंक और वाइट को किया तो आपके पास लाइट पिंक बन के आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शंस वाले केस हैं जो आप 11th में करेंगे। अदरवाइज अगर आप लगाएं, है ना, आपकी मदर बोल रही है कि आपके पास ए ब्लड ग्रुप होना चाहिए, फादर बोल रहा है बी ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ये को डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। बट इनके बारे में बात करेंगे ना तो मेन चैप्टर में कंफ्यूज हो जाओगे, तो इनके बारे में अभी बात ही नहीं करते ना। इनके बारे में बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे जब चैप्टर क्लियर हो जाए हमें। हाँ जी ओके सर। सर नेचुरली फिर से डोमिनेंसी तो नेचुरल आती है, क्योंकि डोमिनेंसी शो करते हैं कैरेक्टर नेचुरल होती है। नेचुरल होता है वो। सर जैसे आप बोलते हैं कि किसी का चेहरा उसके फादर पे गया है, तो सर वो क्या हुआ फिर? वो जीन्स जीन्स हाँ है उसमें आएगा वो? फादर पे गया, देखो चेहरा गया है, बेसिकली आईज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि इसकी आंखें जो है अपने मामा पे हैं, इसकी आंखें अपने दादा पे हैं, दादा तक भी चले जाते हैं ना कई लोग, यस है ना। तो देखो एक पर्सन की जो आईज हैं वो ब्लैक है, मतलब अ पर्सन वाज हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन, है ना। ये दो सिग्नल थे उसकी आईज में। जो उसकी वाइफ थी उसकी आईज में थे ब्लैक और रेड का सिंबल, ठीक है। अब इसने जो ओवा बनाए, एक के अंदर क्या होगा बी और एक के अंदर क्या होगा आर, मानते हैं। यस सर इसने यस जो स्पर्म बनाए वो बी और जी। ये पता है क्या है? ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। 3 लॉ है ना मेंडल के। तो मेंडल के टाइम तक बेटा ये जेनेटिक्स जो है इवॉल्व ही नहीं हुआ था। वहां पे जो है न्यूक्लियस पता था होता है बस। जो माइक्रोस्कोप है वो इतने पावरफुल ही नहीं थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो देख सके। बट मेंडल हैज स्टिल डिकोडेड, है ना। उसने इनको जो है एलील या जीन की जगह उसने नाम दिया था फैक्टर। इसने कहा था कि हर करेक्टर से रिलेटेड देयर आर 2 फैक्टर्स आर देयर, और वो जो फैक्टर हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं जब ऑफस्प्रिंग डिसाइड करने की बारी आती है। तो सोचो कितना इंटेलिजेंट रहा होगा वो, ठीक है। अब जब यहाँ पर बेबी पैदा हो रहा है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है, ब्लैक इज डोमिनेंट। अब इनका जो है बेटा हुआ इस कॉम्बिनेशन में, उसके पास फादर ने बोला ब्लैक आइस, मदर ने बोला रेड आइस, बोला ना। इसकी इसकी आइस कैसे होंगी? ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये फादर है। फादर की आइस का कलर क्या है बेटा? रेड
नहीं, ब्लैक डोमिनेंट बोला तो सही मैंने आपको, ठीक है, ब्लैक। ब्लैक होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ जो है मदर के केस में हो गया मान लो, ठीक है, और मदर के केस में जो है वो ब्लैक और ग्रीन आ गया, ठीक है। अब यहां से जो है इसके जो स्पर्म है वो आधे बोल रहे हैं कि ब्लैक आइज, आधे स्पर्म बोल रहे हैं रेड आइज, यहाँ से आधे एग बोल रहे हैं ब्लैक आइज और आधे एग बोल रहे हैं ग्रीन आइज, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में बेबी पैदा हो गया। अब बेबी के जो अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स में जो जीन है आई कलर का, उसमें दो एलील हैं, एक रेड बोल रहा है एक ग्रीन बोल रहा है, और रेड और ग्रीन में रेड डोमिनेंट है, ठीक है। अब बेबी की आइज का कलर कैसा है? जो Red. मैटरनल बेबी की आइज का कलर रेड है ना। क्या वो अपने फादर पे गया है? क्या वो अपनी मदर पे गया है? ठीक है, क्या अपने वो मदर की साइड पर गया है? यहाँ पे तो गया ही नहीं ना, यहाँ तो ग्रीन था, ठीक है। क्या अपने वो फादर पे गया है? नहीं, फादर की तो ब्लैक आइज थी। क्या वो अपने ग्रैंडफादर पे गया है? नहीं, उनकी तो ग्रीन आइज है। फिर वो किस पे गया? अपनी ग्रैंड मदर पे गया है वो। तो ये सिर्फ कलर का मैंने एग्जांपल लिया है, हर फीचर जो है वो ऐसे डिसाइड होता है ना। और बेबी पैदा होते ही लोग चालू हो जाते हैं, इसका माथा तो मेरे पे गया है, इसकी आईज मामा पे गई है, इसकी नाक जो है दादा पे गई है, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग है ना। यस सर। ओके, ट्रेड्स की डेफिनेशन लिखी है हमने, ट्रेड्स लिख लें। इट इज डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन, क्या हो रहा है इसको, ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। इन अदर वर्ड यू कैन से traits are varieties in character। यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, हाइट आपका करेक्टर है, इस करेक्टर में जो वैरायटीज हैं, इन वैरायटीज को हमने ट्रेट बोला है। वैरायटीज टॉल एंड dwarf, these are called as traits। ठीक है श्रेया, समझ में आ रहा है बेटा? आगे करें। पावनी, आपको समझ में आ रहा है? ट्रेड्स दो टाइप के हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो हैं जो कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना, इनहेरिट हो सकते हैं। तो आपका स्किन कलर, आई कलर, रोलिंग ऑफ टंग, ये सब इनहेरिटेबल ट्रेड्स हैं, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, यू हैव लर्न स्किल ऑफ ट्विस्टिंग योर आर्म इन सर्टेन वे, और you have learned skill of, or let's say you have got structural change, आपने you have got pierced ear is there, या फिर आपने जो है टैटू करके अपने स्किन का कलर डार्क कर लिया है, ठीक है। ये सब एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, आपके जीन्स के अंदर कोई मैसेज नहीं था कि स्किन का कलर डार्क होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग में भी वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे ना, इसकी डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ये सिंपल टर्म और लैंग्वेज में है। इनहेरिटेड ट्रेट्स कैन बी पास्ड इन ऑफस्प्रिंग।
can't be passed in offspring. सर इसमें एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, मतलब इन दोनों में? बेटा अब एग्जाम्पल आप खुद ही बताओ, इतने सारे एग्जाम्पल हमने लिए थे, कौन से ट्रेड्स हैं जो ऑफस्प्रिंग में पास हो जाते हैं? सर कलर, कलर, साइज ऑफ नोज, Height. योर हाइट, ठीक सर है। हम आइकन चेंज कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं आइलैंड्स चेंज करके, पर जो इनहेरिटेड है वो तो कॉमन ही होगा। हाँ मतलब नहीं, आप अगर कहें कि सर वो कॉन्टेक्ट लेंस करके हमने आईरिस का कलर चेंज कर दिया ना, फिर वो एक्वायर्ड ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। बट अदरवाइज जो आईरिस का जो नेचुरल कलर है दैट इज इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से हैं? जो आपने बर्थ के बाद जो है फिजिकली उनको एक्वायर किया है, you have got pierced ear is there or tattoos are there, those are acquired traits, ठीक है। आपके हाथ में स्क्रैच बना हुआ है, acquired trait will not pass in the offspring. सर हमने कोई ट्रांसप्लांट किया है फिर? acquired है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हम देखें, अगर हमारे जीन्स के अंदर जो है दो एलील है हमारे पास, एक एलील बोल रहा है कि ब्लैक कलर ऑफ हेयर, दूसरा एलील बोल रहा है ब्राउन कलर ऑफ हेयर, ठीक है। तो we will not have any blending will not be there कि भाई आधे ब्लैक आधे ब्राउन हेयर बन रहे हैं या फिर थोड़े से डार्किश ब्राउन हेयर बन रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो यू विल हैव अ डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो आपने जो दो वैरायटी की है यहाँ पर, है ना, ट्रेट्स आर ऑफ, आप ट्रेट्स को जो है डिफरेंट वेज में आप उसको करेक्टराइज कर सकते हैं। तो ट्रेट कैन बी करेक्टराइज्ड एज इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड, और traits can be characterized as dominant trait or recessive trait. Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, could you explain acquired trait once again? so acquired trait is a trait which is not by virtue of the coding in the genes, ठीक है, and these traits cannot be passed in the offspring. Sir, can you give an example of acquired trait? एक्वायर्ड ट्रेट देखिए, आपके कान के अंदर छेद हो रखे है ना, आपने बाली पहनने के लिए कान में छेद कराया, अब जो कान का छेद है वो एक्वायर्ड ट्रेट है ना। तो दो छेद, that will become a second trait, three holes, then it will become third trait, ठीक है। but will this trait will pass in the offspring? Will the babies will be born with a hole in the ear? No, those were acquired traits. Okay, sir. Thank you. सर जैसे बालों को कलर करवाना। बालों को कलर करवाना, बिल्कुल, आपके बाल नेचुरली जो है वो वाइट है, बट आप उसको कलर करा लें ब्लैक, तो ऑफस्प्रिंग में वो जो ब्लैक वाली चीज है वो पास नहीं होगी, है ना। You have got dominant trait and recessive trait, ठीक है। So you can say when a character has इसको ऐसे लिखें, when a gene, okay, so when two alleles are present for a two different alleles are present, when two different alleles are present for a
particular character, then the trait of only one allele will get expressed and is called dominant trait. ठीक है, समझते हैं इसको, है ना? एक बार स्टॉप राइटिंग प्लीज, है ना? आई एम सेइंग व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर है हेयर कलर से रिलेटेड देयर आर टू डिफरेंट एलील्स आर देयर। उन टू डिफरेंट एलील के बेसिकली दो ट्रेट होंगे, एक बोल रहा है ब्लैक, एक बोल रहा है ब्राउन, ठीक है? बट एक ही एलील का जो है कलर एक्सप्रेस होगा, और वो जो एलील है जिसका कलर एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कलर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर एलील को हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। ठीक है, डोमिनेंसी बोलते हैं। हाँ जी, इसी को फिर डोमिनेंसी बोलते हैं। हाँ जी, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका रिसेसिव ट्रेट है वो भी लिख सकते हैं आप, एग्जैक्टली सेम वे में प्रोसीड करेंगे। व्हेन टू डिफरेंट alleles are present for a particular character, then the trait of one of the allele gets suppressed or masked and doesn't show itself. Itself in the organism and is called recessive trait. और समझ में आ जाए ना, इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं है, और ना समझ में आए तो दिमाग घूमता रहता है। ठीक है, अब देखें जो ट्रेट्स एलील है बेटा, उन एलील्स को हम, सर 1 सेकंड। अच्छा ये लें, ओके, इन एलील्स को, ठीक है, बार बार हम ऐसे करके ऐसे लिखेंगे नहीं ना कि ये किया, देन वी आर सेइंग हेयर कलर, ठीक है, हेयर कलर ब्लैक, ये सब तो बहुत वाहियात हो गया ना, इतना इतना सारा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन एलील्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स, है ना, लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स,
और इंग्लिश लेटर्स में जो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल इज डोमिनेंट and small letter is recessive. Done. Okay. So trait of an allele that masks the other, ठीक है, जो दूसरे को मास्क कर दे, ठीक है, छुपा दे, तो उसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट की जो है मतलब आप वैसी डेफिनेशन देखेंगे तो हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत और अलग वे में हो, है ना, जहाँ पर थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स वगैरह यूज कर लिए हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, है ना, जस्ट सेंड इट टू मी एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। डोमिनेंट ट्रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमिनेंट trait is one that is phenotypically expressed in heterozygote। अब खतरनाक सा लग रहा है ना, पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। जो ऑब्जर्वेबल है हाँ जी, phenotypically हाँ, मतलब तो देखें, अगर आपके पास बेटा एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर पर्सन है उनके अंदर ये जीन्स कैसे हो सकते हैं, ये एलील्स कैसे होंगे, दोनों डोमिनेंट हो गए, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, या फिर फादर से रिसेसिव मदर से डोमिनेंट, या दोनों के दोनों रिसेसिव, ये ऐसा ही होगा ना। यस सर। अब लेट्स से दिस इज शोइंग ब्राउन, है ना, ये बोल रहा है ब्लैक, ठीक है, एंड ब्राउन इज डोमिनेंट, तो यहाँ पर कैसा आएगा हेयर का कलर, ब्राउन ब्राउन, यहाँ पर ब्राउन ब्राउन, यहाँ पर ब्राउन ब्राउन, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक, ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर मतलब करेक्टर के एलील्स लिखते हैं, ये एलील्स हैं बेटा, है ना, एलील्स हैं ये, तो इसको हम जीनोटिपिकली बोलते हैं, जीनोटिपिकली। तो जीनोटिपिकली अगर आप देखेंगे तो तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, डबल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड डबल स्मॉल ए, तीन वैरायटीज बन रही हैं जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो ही वैरायटी बन रही है, या तो ब्राउन हेयर है और या फिर ब्लैक हेयर है, तो ये फिनोटिपिकली बोलते हैं इसको। फिनोटिपिकली इज जो विजुअल है, ठीक है, फिनोटिपिकली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई फिनोटिपिकली विजुअली जो है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक्सप्रेस होना चाहिए, बट कहां पर, हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट कौन से होते हैं, जहां पर हेट्रो मींस मिक्सचर, ठीक है ना, तो जहां पर दोनों होंगे तो उसको हम हेट्रोजाइगोट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों है, देन दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगोट, ठीक है। और दूसरा जो है वो होमोजाइगोट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये होमोजाइगोट हैं, होमोजाइगोट होमोजाइगोट, और ये जो है ये हेट्रोजाइगोट है। तो वो कह रहा है हेट्रोजाइगोट में अगर आप हेट्रोजाइगोट ले रहे हैं तो उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो गया, तो उसमें अगर फिनोटिपिकली मतलब विजुअली जो है अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। तो हेट्रोजाइगोट में ये एक्सप्रेस हो रहा है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। सर एक बार वापस से बताना, थोड़ा और ऊपर से। हाँ जी, डोमिनेंट ट्रेट की डेफिनेशन जो है हमने एक और डिफरेंट व्यू में लिखी,
हम कह रहे हैं कि भाई अगर किसी पर्सन के पास हेयर कलर से रिलेटेड ये दो एलील हैं, ठीक है, तो किसी के पास अगर दो डिफरेंट एलील होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट मीन्स इसके पास डिफरेंट एलील है, ठीक है। मदर बोल रही है ब्राउन हेयर, फादर बोल रहे हैं ब्लैक हेयर, कॉन्फ्लिक्टिंग, तो इट्स हेट्रोजाइगोट। अगर मदर बोल रही हैं ब्लैक हेयर, फादर भी ब्लैक हेयर, ठीक है, या फिर मदर बोल रही है ब्राउन हेयर, फादर भी बोल रहे हैं ब्राउन हेयर, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज होमोजाइगोट, ठीक है। हेट्रोजाइगोट या होमोजाइगोट किसी पर्टिकुलर एलील से रिलेटेड बोलते हैं हम। मैंने बोला ना कि ये जो है ही इज होमोजाइगोट, तो बुलशिट, ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है ना। आपको होमोजाइगोट के साथ वो पर्टिकुलर एलील बताना पड़ेगा जिसके लिए वो होमोजाइगोट है, ठीक है। तो यू विल से रिलेटेड टू कलर ऑफ हिज आईज ही इज होमोजाइगोट, इसकी आईज का कलर तो ब्लैक होना ही था, कोई ऑप्शन ही नहीं थी। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब ये जो है ए जो है वो अगर आपका ब्लैक हेयर है और ये जो है ये ब्राउन हेयर है, तो यहां पर बेबी का कलर क्या होगा हेयर का? ब्लैक, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकली जो चीज सामने निकल कर आती है उसको फिनोटिपिकली बोलते हैं, जो विजुअल हमें दिख रहा है। तो विजुअली हमें दो चीज मिल सकती थी, या तो ब्लैक हेयर या फिर ब्राउन हेयर। तो इट इज सेइंग कि हेट्रोजाइगोट में, ठीक है, जो एलील जो है वो अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर दे कि उसकी चले, उसका आउटपुट आए, ठीक है, उस एलील को जो है हम डोमिनेंट एलील कहेंगे, या उस ट्रेट को जो है हम डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। एक्सक्यूज मी सर, इन वर्ड्स को हम आगे फिर से देखेंगे, डोंट वरी। हाँ जी बोलो। जो होमोजाइगोट एलील होगा ये प्योरेस्ट फॉर्म होगा ना? हाँ जी, होमोजाइगोट इज प्योर ब्रीड एंड हेट्रोजाइगोट इज क्रॉस ब्रीड, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में किया था ना कि आपका मेंडल ने जो है वो प्योर ब्रीड पर्पल फ्लावर वाले लिए थे, तो ये प्योर ब्रीड पर्पल फ्लावर, ठीक है। इनमें से हमेशा जब भी बेबीज बनेंगे तो वो पर्पल फ्लावर के ही बनेंगे, ठीक है। एंड प्योर ब्रीड वाइट फ्लावर, वाइट हमारा रिसेसिव होता है, तो रिसेसिव के लिए हम ऐसा नहीं है कि स्मॉल w लिखेंगे, नहीं, रिसेसिव में जो भी आपका डोमिनेंट अलील के लेटर्स हैं उसी का स्मॉल लेटर हम लिखेंगे, ठीक है। एंड इन लेटर्स में एक चीज और याद रखें, वी यूजुअली डोंट यूज सी यूज नहीं करते हैं क्योंकि स्मॉल कैपिटल पता नहीं चलता है, ओ भी यूज नहीं करते हैं और डब्ल्यू भी यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है। इन तीन लेटर्स को आप अवॉइड करिएगा यूज करना, ओके। तो बेटा ट्रेड्स जो है वो बहुत छोटी छोटी चीजों के ट्रेड्स हैं, ठीक है। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स आर देयर, दिस ट्रेड इज अबाउट द हेयर लाइन, ठीक है। कुछ की ऐसे जो पॉइंटेड हेयर लाइन होती है दैट्स कॉल्ड एज विडोज पीक, और जो विडोज पीक है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। और जहां पर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दैट इज रिसेसिव। तो क्या ऐसे हो सकता है कि मदर एंड फादर, मदर की भी विडोज पीक है, फादर की भी विडोज पीक है, बट जो बेबी है बेबी की विडोज पीक नहीं है? पॉसिबल? सर यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए जरा, इज इट पॉसिबल और नॉट? हाँ जी आर्यन, वेरी गुड, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे बात की थी। हमने क्या बात की थी कि मदर और फादर दोनों की ब्लैक आईज थी और बेबी पैदा हुआ उसकी रेड आईज थी, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है ना, फादर W एंड W, मदर इज कैपिटल W एंड W, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो स्पर्म्स बन रहे हैं कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W एंड स्मॉल w, तो अगर स्मॉल w आपस में मिल गए देन देयर विल बी नो विडोज पीक, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है ये कैपिटल W हो,
तो अगर मदर या फादर में से कोई भी एक जो है वो प्योर ब्रीड है ना, होमोजाइगस है, तो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होता है तो वो हमेशा उसकी फिश से रहेगी, है ना, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू हर बार जाएगा, देन इट हैज टू बी विडो स्पीक इन ऑल द केसेस। ऐसे पॉसिबल है कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो? कि होमोजाइगस मतलब कि सर वो हेटेरोजाइगस ना हो, मदर में होमोजाइगस पेयर आ जाए। हाँ हो सकता है, मदर के पास होमोजाइगस है, फादर के पास हेटेरोजाइगस है, तो फिर हर बार जो है वो विडो स्पीक होगा। ठीक है जी, दीज आर द फ्यू ट्रेड्स विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। और ये कुछ ट्रेड्स हैं जो मेंडल ने पी प्लांट के लिए मॉनिटर किए थे, 7 ट्रेड्स इन जनरल। इसको हम वापस बाद में स्टडी करेंगे ना, आज तो हम ओवरऑल बेसिक जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस आया था, है ना, he said that one of the allele will be dominant, है ना, कोई एक जो है वो आपका एलील जो है वो डोमिनेंट होगा। बट मेंडल ने जब ये दिया था लॉ बेटा, तो मेंडल ने किस बेस पर दिया था? अगर आप देखेंगे, मेंडल ने तो बस ये किया था कि उसने प्योर पर्पल लिया और उसने प्योर वाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया, इनके बीच में जो है उसने क्रॉस ब्रीड दोनों ही प्लांट्स के फ्लावर्स को दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के साथ उसने पॉलिनेट किया। यहाँ से जितने भी फ्लावर्स प्लांट आए उन सब के फ्लावर्स पर्पल पर्पल पर्पल। क्यों? क्योंकि ये प्योर ब्रीड है, कैपिटल पी, ये स्मॉल ब्रीड है, स्मॉल पी। तो जो हमारे पास बनेंगे, है ना, इसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, हमारे पास जो फादर है उसने बोला कैपिटल पी, मदर ने बोला स्मॉल पी। हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, ये फादर का स्पर्म, दोनों स्पर्म में कैपिटल पी होंगे, ये मदर के एग्स, दोनों में ही आपके क्या स्मॉल पी होंगे। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हर बार सेम बनेगा, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी। यहाँ सारे के सारे पर्पल फ्लावर आ रहे हैं, और उसने जब देखा ये सारे पर्पल फ्लावर आ रहे हैं, देन ही सेड कि भाई अगर आप प्योर ब्रीड को जो है आपस में क्रॉस करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो कोई एक ट्रेड जो है वो डोमिनेंट होगा और वो जो है वो अपीयर होगा, और एक ट्रेड जो है वो रिसेसिव होगा। क्लियर है? सर यहाँ वाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं है? पर्पल डोमिनेंट है, कैपिटल पी में दिया ना मैंने पर्पल। और सर प्योर वाइट में वैसे पर्पल डोमिनेंट होगा ना? दोबारा बोलो। सर प्योर वाइट में वाइट डोमिनेंट होगा ना? प्योर वाइट में बेटा डोमिनेंट की बात ही नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ कि दो लोगों में कौन ज्यादा जो है ताकतवर है। तो आप कह रहे हैं कि सर अगर आरुष अकेला होगा तो आरुष ज्यादा ताकतवर हो गया, ऐसा बोलेंगे तो गलत है ना, वो कंपैरिजन में ही होगा ना कि कोई एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, वो कंपैरिजन ही नहीं आ रहा तो डोमिनेंट रिसेसिव की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर सिर्फ दो वाइट वाले स्मॉल पी मिलेंगे तो हाँ हमेशा फिर वाइट फ्लावर बनेगा ना, इसलिए इसको प्योर ब्रीड बोलते हैं कि सिर्फ यहाँ पर सेल्फ करेंगे, अगर सेल्फ पॉलिनेट, तो यहाँ पर हर बार जो है वो वाइट फ्लावर्स बनेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लॉज में आपको बाद में फिर दोबारा लिखवाऊंगा, है ना। एलील्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इनकी भी डेफिनेशन लिख लें। एलील के हैं हमारे पास, एलील आर वैरायटी इन अ पर्टिकुलर जीन एसोसिएटेड विद अ कैरेक्टर, है ना। So allele are various forms of a gene for a particular character. A particular character which
occur at same locus, ठीक है, सेम लोकस पे अकर करेंगे ये। तो होमोलोगस का मतलब क्या है? किसका? तो होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, दैट मीन्स कि सेम पर्टिकुलर क्रोमोसोम के पेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मदर से मिला है और जो फादर से मिला है, ठीक है, दैट मेक्स इट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब सेम टाइप का क्रोमोसोम एक मदर से एक फादर से मिला, इट बिकम्स होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। डन? यस सर। जीन सिंबल हमने कर लिया है, ठीक है, दिस वी हैव डन। ओके, अब आपका क्रोमोसोम जो है ना, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े हर बार दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। साइंटिफिक कम्युनिटी में जो क्रोमोसोम यूज करते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में यूज करते हैं टू इंडिकेट द क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो स्ट्राइप्स हैं, दिस स्ट्राइप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एलील्स, है ना, ये एलील्स के लिए यूज्ड है। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में क्या गड़बड़ है कि यहाँ पर सारी चीज़ों को, जितने भी करेक्टर्स हैं उन सबको एक्सप्रेस किया गया है, राइट किया गया है, ठीक है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो इतना खोच पोच नहीं करती है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल करेक्टर्स दे सिंपली यूज अल्फाबेट्स, लेटर्स को वो यूज करते हैं, ठीक है, दीज आर द लेटर्स विच आर यूज्ड। तो ये जो ए और ए है, दे आर रिप्रेजेंटिंग एलील्स, ये सारे के सारे डिफरेंट एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दोनों एलील जो है वो एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं तो इन एलील्स को क्या कहते हैं? होमोजाइगस। होमोजाइगस एलील मतलब सेम टाइप ऑफ एलील। होमोजाइगोट मींस ऑर्गेनिज्म विद सेम टाइप ऑफ एलील, ठीक है ना। दिस विल बी कॉल्ड एज होमोजाइगस एलील, या फिर होमोजाइगस पेयर भी बोल देते हैं सिंपल हम, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे कैपिटल बी है, तो कैन वी से दीज आर होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, ठीक है ना। यस सर। इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। हाँ जी, होमोजाइगस एलील। रिसेसिव एलील, इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस। ये वर्ड अब जो आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बट 2 दिन में फिर भूल जाएंगे, है ना, तो इसलिए रिवाइज जरूर करना इन वर्ड्स का, है ना। आई विल पोस्ट अ क्विज, तो प्लीज एवरीवन शुड अटेम्प्ट द क्विज। सर इसमें मतलब वो जो साइंटिस्ट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट या कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास टेबल होती है ABCD क्या है? हाँ जी, इनफैक्ट ह्यूमंस ने सारे जितने भी आपके डीएनए हैं, डीएनए की पूरी कोडिंग जो है वो कंप्यूटराइज कर लिया है, ठीक है, सारी कोडिंग। इट टुक 8 to 10 years बट दे हैव कोडेड इट फुली, एंड दिस फुल डाटा इज अवेलेबल। कौन सा एलील कहाँ पर मिलेगा और कौन सा एलील डोमिनेंट होता है, ये पूरा डाटा जो है ये लॉकडाउन है। डन? यस। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। हमारे पास होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस 2 टाइप के हो जाएंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो बेसिकली साइंटिफिक वर्ड में बोलेंगे तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम बोल रहे थे कि मेंडल ने प्योर ब्रीड ली थी, ठीक है, पर्पल की, एंड प्योर ब्रीड ली थी उसने वाइट की, प्योर ब्रीड, और उसको जो मिला था उसको पर्पल फ्लावर मिले थे, है ना। ये हम बोलेंगे जो मेंडल ने किया था। आज के टाइम में साइंटिफिकली इस चीज को हम क्या बोलेंगे?
क्रॉस ब्रीडिंग। नहीं, प्योर ब्रीड पर्पल फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? ट्रेट। होमोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट allele. He took homozygous recessive allele, isn't it? Yes. Yes. And what he got was Homozygous. not Dominant. homozygous, heterozygous. 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 Dominant. ना डोमिनेंट नहीं, हेट्रो है, हेट्रो में वर्ड कुछ नहीं आएगा, डोमिनेंट और ये वो, हेट्रोजाइगस एलील। ओनली थिंग इज हेट्रोजाइगस में जो डोमिनेंट होगा उसकी चलेगी, हेट्रोजाइगस एलील, ठीक है। इन अदर वर्ड वी विल से व्हाट ही टुक वाज कैपिटल P क्रॉस्ड विद स्मॉल p एंड ही गॉट कैपिटल P स्मॉल p। दिस इज व्हाट सिंपल टर्म में है ना, सारी झंझटबाजी खत्म हो गई यहाँ पर। मानते हैं इस बात को? Yes. ठीक है। और इसी चीज को जो है ऐसे रेंडमली ना एक्सप्रेस करके अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में करें, दैट्स कॉल्ड एज प्यूनेट स्क्वायर। तो प्यूनेट स्क्वायर में आप क्या बोलेंगे कि आपने प्योर ब्रीड ली थी कैपिटल P, आपने प्योर ब्रीड ली स्मॉल p की, तो इनके 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है ना, और हर कॉम्बिनेशन में कैपिटल P स्मॉल p आएगा हमारे पास। सर इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर को? स्क्वायर को बोलते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब है एक, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर अगर हम चेक करें, ठीक है, तो ये उसका क्रॉस है। प्यूनेट की स्पेलिंग क्या है? PUNNET PUNNET प्यूनेट स्क्वायर। ओके सर। प्यूनेट कोई साइंटिस्ट था? हाँ जी, प्यूनेट साइंटिस्ट था, and he has made this way of expressing the cross. तो मोनो हाइब्रिड का मतलब है जब हम सिर्फ किसी एक वैरायटी को लेकर अगर क्रॉस बना रहे हैं तो वो मोनो हाइब्रिड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको होमोजाइगस ही लेने हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर जो ये तो हमारा था ना, वो उसने जब किया था तो ही सेड कि ये पेरेंटल जनरेशन है, इन पेरेंटल जनरेशन से जो मिले ये हमारे F1 है, ठीक है ना। अब इन F1 को जब हम वापस कर रहे हैं, बेटा एक सेकेंड रुक जाए। हाँ बोलो बेटा। हाँ जी, तो कोई भी एक वैरायटी को लेकर अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ फ्लावर के कलर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं ये हमारा जो है पेरेंटल जनरेशन है, ये F1 है। इसके बाद जो है अगर मैं इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेट करूं, सेल्फ पॉलिनेट या फिर क्रॉस पॉलिनेट करूं, क्रॉस पॉलिनेट, बात एक ही आएगी। दोनों बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, एक है जिसमें PP है, दूसरे में PP है ना, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक मदर है, उनके जो एग्स हैं वो बोल रहे हैं एक में कैपिटल P एक में स्मॉल p, और जो फादर हैं उनके जो स्पर्म्स हैं एक में कैपिटल P और एक में स्मॉल p।
तो बेबी के अंदर क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? बेबी के अंदर आप बोलेंगे कि सर ये जो कैपिटल पी है इसके अंदर या तो ये कैपिटल पी आएगा या ये स्मॉल पी आएगा। तो पॉसिबिलिटीज आ बेबी के अंदर कैपिटल पी के साथ कैपिटल पी या कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर ये जो स्मॉल पी है इसके साथ कैपिटल पी या फिर स्मॉल पी। ठीक है, स्मॉल पी के साथ कैपिटल पी या फिर स्मॉल पी के साथ स्मॉल पी। दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस between heterozygous allele। सर जो फर्स्ट वाला रेड कलर वाला स्क्वायर है उसको सेल्फ पॉलिनेशन करा आपने। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो रेड में जिसमें लिखा है स्मॉल बी कैपिटल, उसमें बेटा या तो सेल्फ कर लें या क्रॉस कर लें, डजेंट मैटर। सेल्फ करेंगे तो कैपिटल पी स्मॉल पी को आप कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ कर रहे हैं, ये सेल्फ है। और क्रॉस करेंगे, क्रॉस में क्या आ रहा है? क्रॉस में भी तो वही बन रहा है। यस सर। ठीक है, तो इनफैक्ट जो मेंडल था उसने वेराइटीज ली एंड नॉट 1 और 2, 1000 प्लांट्स को जो है उसने, जो F1 वाले जो जनरेशन थे उसमें 1000 प्लांट को उसने सेल्फ पॉलिनेट किया, 1000 प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट किया। और जब इनको जिनको सेल्फ पॉलिनेट किया उसमें ही फाउंड 750 जो है वो पर्पल है और 250 वाइट है। और यहाँ पर भी उसको यही मिला, 750 पर्पल है 250 वाइट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रैंडमली जब आप कर रहे हैं तो इन सब में कैपिटल पी डोमिनेंट है, तो 3:1 की रेशो में आपके जो फ्लावर्स हैं वो पर्पल और वाइट की रेशो बनाएंगे। ओके सर। इस रेशो को हम मोनोहाइब्रिड रेशो बोलते हैं। सर ये F2 जनरेशन होगी। F2 जनरेशन। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है जब हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर जब हम क्रॉस की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड। मोनो इज सिंगल ट्रेट। ठीक है, मैं अगर सिर्फ सीड के कलर को लेकर मैं मॉनिटर कर रहा हूं तो वो मोनोहाइब्रिड, और मैं अगर सीड के कलर के साथ साथ सीड के शेप को भी मॉनिटर कर रहा हूं, है ना, तो वो डाइहाइब्रिड हो जाएगा। तो जो मेंडल था वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। उसने कहा कि ठीक है भाई, सीड के अगर मैं सीड कलर की मैं बात करूं तो सीड कलर में जो है मेरे पास जो है मतलब 3 ग्रीन आ गए हैं और 1 जो है वो येलो है। ठीक है, तो उसने कहा बट हाउ अबाउट पॉड कलर, जो सीड का जो पॉड है कवरिंग है उसके कलर का। तो उसको था कि क्या ऐसा होगा कि जो ग्रीन कलर के पॉड्स बनेंगे उसमें ग्रीन सीड्स ज्यादा होंगे, है ना। तो ही वॉज बेसिकली कंफ्यूज कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो ट्रेड्स आपस में थोड़ा सा डिपेंडेंट हो, कि भाई जो ग्रीन पोड वाला जो ट्रेट है उसके साथ ग्रीन पीस वाला ट्रेट जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो ही चेक्ड विथ 2 ट्रेट्स। जहां आप 2 ट्रेट्स को लेकर चेक करते हैं देन इट बिकम्स योर डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई इज फॉर 2 एंड ट्रेट्स। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड? ठीक है, यस सर। एक दिन के हिसाब से काफी ज्यादा है क्लास, तो लेट्स कम बैक टू दिस। थोड़ा इजी लेते हैं।
है ना। नेक्स्ट क्लास में आई रिवाइज एंड देन डू इट अगेन। लोकस तो आपको पता ही है, लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर एलील इन अ क्रोमोसोम, है ना, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। यू नो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने कहा कि किसी भी एक ट्रेट से, किसी भी एक करेक्टर से रिलेटेड दो ट्रेट होंगे, किसी भी एक करेक्टर से रिलेटेड दो ट्रेट होंगे, ट्रेट 1 एंड ट्रेट 2, और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में कोई भी एक ट्रेट जो है वो कैरी होगा, ठीक है। दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एक बहुत ही लेमन टर्म में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर वे में बाद में लिखेंगे। फिर हमने बात की थी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप इज जो चीज जीन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, फिनोटाइप इज जो चीज आउटकम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए, दिस इज योर ब्लैक हेयर एंड दिस इज योर ब्राउन हेयर। This is capital A small a capital, small a। तो phenotypically आप कहेंगे कि सर देर आर टू आउटकम्स आर देयर, या तो ब्लैक है या फिर वाइट है, ठीक है। तो फिनोटाइप जो है वो दो हैं, या तो ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। जीनोटाइप कितने हैं बताएं? जीनोटाइप 3 है, डबल ए, या फिर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, या फिर स्मॉल ए। दिस इज जीनोटाइप। यहाँ पर phenotypical ratio, phenotype ratio is black is 3, brown is 1। genotype ratio this is 1:2। ये 1 है, ठीक है। ये वाले कितने हैं बेटा? 2। 2 और ये कितने हैं? 1। 1। दिस इज जीनोटिपिकल रेशियो। डन। तो इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, काफ़ी हैवी डोज हो गई है आज के लिए। आई होप आप सबने एंजॉय किया। इसमें हमारा ऑलमोस्ट आई विल से 75% चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वाइज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो मोनोहाइब्रिड रेशियो है, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड। डाईहाइब्रिड रेशियो इज मेनली व्हाट इज लेफ्ट। तो नेक्स्ट क्लास में डाईहाइब्रिड रेशियो आई विल रिवाइज, आई विल डू, एंड उसके बाद हम हेरिडिटी वेरिएशन की डेफिनेशंस, प्लस देन विल कम बैक टू मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड मेंडल्स लॉ अगेन, ठीक है। तो आप मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट लेंगे वो क्वेश्चन वाइज भी देखेंगे कि मेंडल ने पी को क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। मेंडल की जो फाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस थी वो 30-40 इयर्स तक ऑब्सोलीट क्यों रही, ठीक है। और पी के कौन कौन से ट्रेड्स, 7 ट्रेड्स उसने फॉलो किए। तो वो सारी चीजें जो क्वेश्चन फॉर्म में आती हैं एग्जाम में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर हाँ जी। सर कैपिटल ए और स्मॉल ए में तो ए डोमिनेट कर जाएगा ना? कैपिटल ए डोमिनेंट होगा, हाँ जी। तो सर 1:3 नहीं होगी जीनोटिपिकल रेशियो? जीनोटिपिकल, यस सर। जीनोटिपिकल रेशियो का मतलब है वैरायटी ऑफ डिफरेंट जीन्स विच आर अवेलेबल। तो वैरायटी इन द जीन्स, जीन्स की वैरायटी क्या क्या है? कुछ लोग हैं जिनमें कैपिटल ए है, कुछ लोग हैं जिनमें कैपिटल ए और स्मॉल ए है, और कुछ लोग हैं जिनमें स्मॉल ए और स्मॉल ए है। कुछ हैं जिनमें दोनों ही डोमिनेंट हैं, कुछ में है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और कुछ में है दोनों ही रिसेसिव। तो ये इसकी रेशो पूछ रहा है। जो आउटकम है उसकी रेशो जो है वो फिनोटिपिकल रेशो होती है। ओके ओके सर। सर हाँ जी। सर ऑफलाइन क्लास भी हो रही है इस संडे?
नहीं बेटा अभी नहीं हो रही है ऑफलाइन, ओके सर। ऑनलाइन है, 9 साइंस है, एनीवन इंटरेस्टेड कैन अटेंड। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। सर प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास। हाँ जी, डेफिनेटली। थैंक यू सर, बाय सर। बाय So बाय। please send the recording of the Bye. class Bye. taken on Wednesday as well. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।